पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की सरफेस पर रखा है तो उसकी क्या होगी बच्चों, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, मुख्यतः पोटेंशियल एनर्जी का मेन और एक ही फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन में, जो क्या है -g m1 m2 अपॉन r, ये बताया था मैंने। तो इस तरह से अगर कोई चीज अर्थ की सरफेस पे, जितनी भी चीजें रखी है, कार खड़ी है, जो भी खड़ी है हर वो चीज जो अर्थ की सरफेस पे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? क्यों बच्चों? जी, प्रोडक्ट ऑफ मासेस क्या है? मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट इज आर। अगर उसी बॉल को उठा के h हाइट पे ले जाऊंगा, क्या बोलते हो बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? r प्लस एच। डेफिनेटली आपने क्या बोला, कौन सी एनर्जी ज्यादा है, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? यू बी ग्रेटर होगी किससे? यूए से। तो क्या मैं इससे ये कंक्लूड कर सकता हूं कि हाइट पे जाने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाइट पे जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो कितनी बड़ी? एक सवाल मन में तो आना ही चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि भाई सर आपने बोला ये बॉल जब अर्थ पे थी तब पोटेंशियल एनर्जी कम थी, इसको उठा के एच हाइट पे ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो क्या सवाल ये बनता है कि कितनी बड़ी? इंग्लिश में सुनना, इंग्लिश में कैसा लिखा होगा, इफ अ बॉडी इज रेज्ड टू अ सर्टन हाइट, कुछ हाइट पर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देन इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों क्या बोलते हो, इंक्रीज निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे, किसको किस में से माइनस कर दें? अगर मैं पूछूं है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि, हाँ ये डायरेक्ट काम आता है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप क्या करोगे? बी की पोटेंशियल एनर्जी में से ए की पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दोगे। सहमत हो? अब सुनना, अगर बी की पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो कितनी आएगी? ऊपर लिखा था प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कोई दिक्कत? आर प्लस एच माइनस, ब्रैकेट ले रहा हूं, ए की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? ये माइनस फॉर्मूले वाला है ना, बोले यही थी क्या? बोलिए, कैलकुलेशन देखिएगा। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू लिख लूं, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज। किसमें चेंज? पोटेंशियल एनर्जी में। कितना आएगा? इसमें से किसको कॉमन ले लूं? देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं क्या अगर आप लोग बोले तो? यस सर। एक स्टेप बच जाएगी ना अपनी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि दो बार माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। इन दोनों में से किसको कॉमन ले लूं? क्या कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम को कॉमन ले लूं बच्चों? तो ब्रैकेट में वो कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 1/r पहले लिख दूं, -1 अपॉन आर प्लस एच, चलेगा? 1/r -1 अपॉन आर प्लस एच। बोलो समझ में ही क्या? इन दोनों में से जी एम एम कॉमन ले लिया। बोलो बच्चों, इसको और सॉल्व करें? इसको और सॉल्व कैसे करेंगे? एलसीएम ले लें? कितना आएगा बताओ, एलसीएम कैसे लेते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो ना, आर प्लस एच माइनस आर आ जाएगा, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? आर इंटू आर प्लस एच। बोलो चलेगा बात को? यस सर। अब ध्यान से देखना, जो जो हम लोग कल कह रहे थे कि आप, अरे यार बच्चे चलेगा नहीं तो मैं उनको भी बताता कि सर आप तो बोलते हो 9th क्लास में सब गलत पढ़ा अपन ने। मैं बोला था 9th क्लास में गलत नहीं था, वो सब बातें सब सही है, पर थोड़ी सी थी। उस बात को यहाँ पर देखो मैं प्रूफ करूंगा। ये समझ में आया कि बी की पोटेंशियल एनर्जी, ए को माइनस किया, थोड़ा कैलकुलेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अभी कितना बचेगा बच्चों? अब कितना बचेगा? हटाओ अब वेटिंग वेटिंग रूम। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना बचेगा? देखो ये बचेगा क्या? जी कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ बोलना, स्मॉल एम, ये यहाँ पे एच बचेगा क्या? यस सर। अपॉन नीचे क्या बच रहा है? आर तो है ही सही, ये वाला आर। तो सोचो अगर इसमें से एक और आर कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा? यहाँ 1 बचेगा। सुनना, इस वाले टर्म में से अगर एक और आर कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा? बोलो। 1। 1। तो ये आर अगर बाहर आ जाएगा तो ये आर और आर आर स्क्वायर हो जाएंगे। क्या यस बोलते सर। हो? यस सर। तो यहाँ लिख दिया Yes, आर स्क्वायर, और नीचे कितना बचेगा? नीचे कितना बचेगा? 1
प्लस प्लस एच बाय आर। h/r। बेसिक मैथ्स लगा रहा हूँ भाई, यहाँ r था तो 1 बच गया, यहाँ r नहीं था तो डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत है? अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, तो क्या ये कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये क्या बनता हुआ नजर आ रहा एक्सेलरेशन है? ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस। जी, Yes, sir. ग्रेविटी। G बन रहा है। अर्थ की बात कर रहा हूँ, मास भी अर्थ का, रेडियस भी अर्थ, तो डेफिनेटली ग्रेविटी किसकी बनाई, अर्थ की। तो जे फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना बन जाएगा? देखो इस m को पहले लिख लो, स्मॉल m को, फिर क्या बन गई, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, वैल्यू मत रखना, 9.8 होती है, अपॉन अपॉन h डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, 1 प्लस h/r। बोलिए बच्चों, ये स्मॉल m किसका मास था, ऑब्जेक्ट। स्मॉल m किसका मास Object था? का mass. बॉडी। जी ग्रेविटी, और h क्या है, h क्या है, वो हाइट, जहां तक Height. कि उसे क्या रेस किया है, ठीक है। तो अब आप लोग बोलेंगे ये किसका फॉर्मूला हो गया, आप लोग बोलेंगे ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। Increase in potential energy. इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, कहां पे, ऑन रेजिंग अ बॉडी हाइट है। एट हाइट h। अब आप में से कुछ जो रिपीटर के बच्चे हैं, हालांकि कुछ ही बच्चे होंगे, बाकी सब तो गए, तो बहुत से बच्चे सोचते हैं, मुझे लगता है शायद सोचते होंगे कि सर ये तरीका थोड़ी ना रिपीटर में चलता है, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा बच्चा मानते हैं भाई, उनको लगता है वो लोग रिपीट कर रहे हैं तो बहुत बड़े हो गए। पर भाई मेरे हिसाब से तो पढ़ाई कहीं पर भी हो, फंडामेंटल तरीका यही होता है, पढ़ाई करो नहीं तो क्लास से बाहर। और यही तरीका है सीखने का यार, मैं थोड़ा बहुत दिन बोलूंगा, उसके बाद तुमको करना हो करो, नहीं करना हो पर मुझे क्या करना। ऐसा तो है नहीं मैं तुम लोगों को पूरे साल भर बोलूंगा, जब तक मुझे लगेगा कि आप लोग सुन रहे हो जब तक बोलूंगा। जिस दिन आप लोग सोचोगे कि नहीं यार सर तो ये बिना वजह का काम करते रहते हैं, ये ऐसा हमने, हमको नहीं भेजना, कुछ बच्चे सोचते होंगे हम क्यों भेजें, हमने तो कर लिया होमवर्क हमारे हिसाब से। तो भाई आप में से जिसको भी लगता है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आप मुझे एक गुमनाम मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, प्लीज सर डू नॉट डिस्टर्ब मी। मैं आप लोगों को कभी छेड़ूंगा तक नहीं आज तक, फिर आप जानो, आपका भविष्य जाने, अपने को कोई मतलब नहीं। पर होमवर्क करना चाहिए रोज, तो उसमें क्या गलत है यार, इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, आप बताइए, 2 क्लास ले रहा हूँ, बताओ मुझे क्या पढ़िए। किसी को अगर ऐसा लगता हो कि 2 क्लास लेना मेरा काम है, तो आप लोग की गलतफहमी छोड़ देना, क्लास एक ही होती है बेटा एक दिन की ना, 2 क्लास हम हमारी इच्छा से ले रहे हैं, वो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम। ये तो मेरी मर्जी से ले रहा हूँ, कि हम लोग रणजीत सर भी ले रहे हैं कि चलो सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा बच्चों का, मुझे क्या, मैं तो एक एक लेक्चर लूंगा, जब होगा जब हो जाएगा खत्म, 31 मार्च तक कराना है ना, करा देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो टीचर के हिसाब से चलो तो अच्छा है। इस फॉर्मूले को आप लोग डायरेक्टली याद रखो, बार बार कहाँ प्रूफ करोगे, प्रूफ इसलिए करा है कि थोड़ा आप लोगों को आगे एस्केप वेलोसिटी के अच्छे क्वेश्चंस में ये बात मेरी काम आ जाएगी। इसको लिख लीजिए, इसको याद कैसे रख सकते हो बताऊं, देखो आप लोगों के जमीन पे कुछ भी चीज पड़ी है, तो जमीन पे कोई भी किसी ना किसी की तो कुछ चप्पल पड़ी होगी, कुछ पड़ी होगी, एक काम करो उस चप्पल को उठा के आप अपने पलंग पे रख दो। नहीं, चप्पल को उठा के तो रखोगे अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी चीज अगर जमीन पे रखी तो उसको उठा के आप पलंग पे रख दो, और रिवाइज कर लो कि सरफेस से उठा के कोई हाइट पे रखने पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट, इज इक्वल टू mgh अपॉन 1 प्लस h/r। सबको याद हो गया क्या फॉर्मूला? सर ये एनर्जी ऑन के बाद क्या लिखा है? This is the increase in potential energy on raising a body at height h, on raising a body at height h। अब देखिए बच्चों, जो 9th क्लास, जो हाँ 9th और 10th में जो बचपन में पढ़ते थे उसमें और यहाँ पर हमारे नीट में क्या फर्क होता है, एक नोट बना के मैं लिखना चाहूंगा इस फॉर्मूले में। देखिएगा बच्चों, ये अर्थ है, ये देखना भाई, ये मेरी क्या है, अर्थ है, ये मेरी एक बॉल है। आजकल क्या था डायग्राम में मजा ही नहीं आ रहा यार, ये बच्चे वेटिंग रूम में क्यों आ रहे हैं यार, मना कर दिया तो नहीं आना चाहिए।
फिर भी आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, ऐसे दो क्वेश्चन मिलेंगे, देखना क्वेश्चन ही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, तो उसको अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, वो आप ध्यान दे देना भाई। ये देखो, ये अर्थ है। मैं क्वेश्चन इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आप लोग उसको लिखना मत, सिर्फ सुन लेना। ऐसा क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा बच्चों, अ बॉल इज रेज्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इस बॉल को उठा के कितनी दूरी पर रख दिया? 10 मीटर। 10 मीटर तो पॉसिबल है, छत पे ले आके रख दो बॉल को। बॉल को जमीन से उठा के कहाँ ले जा रहा हूँ? छत पे उठा के, और इसी बॉल को उठा के एरोप्लेन में ले जाओ, रॉकेट वॉकेट में ले गए, और इस बॉल को अब उठा के ले गए कितनी हाइट पे? फर्क है दोनों में, क्या फर्क है? हाँ, क्यों भाई, सर दोनों में हाइट क्या का फर्क है? हाइट का फर्क है। सर हाइट का। बहुत फर्क है। हाइट तो छोटी मोटी हाइट सर पे रखना, ग्रेविटेशन और हाँ, छोटी मोटी हाइट पे रखना, ग्रेविटेशनल और एक ग्रेविटेशनल इफेक्ट तो दोनों में ही है भाई, इसमें भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट है और इसमें भी इफेक्ट है। हमारे फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ेगा? तो नॉर्मली जो आप लोग क्या क्या 64 किलोमीटर ऊपर ले जा सकते हो किसी बॉल को? है? तो केस ए क्या है? केस ए क्या है बच्चों, सुनना। यहाँ पर जो हाइट है जिस पे ले गए हैं बच्चों, क्या वो हाइट बहुत 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 कम है किसके मुकाबले? रेडियस ऑफ अर्थ भाई, Radius. 6400 किलोमीटर कहाँ गया? और हम जो ले जाते हैं, तुम लोग किसी चीज को कितना ऊपर 10 20 25 30 मीटर ले आ सकते हो हद से हद, और आप यहाँ ले जा रहे हो सिर्फ 10 मीटर। मतलब किसी बॉल को जितनी ऊंचाई पे बच्चों ले जाया गया, अगर वो ऊंचाई रेडियस की तुलना में बहुत कम है, और इस वाले केस में 64 किलोमीटर है भाई, 64 किलोमीटर कंपेरेबल है, तो इस वाले केस में जो h है, ये इसका मतलब क्या होता है? दिस टेंड्स टू व्हाट? कंपेरेबल। तो 64 किलोमीटर इज कंपेरेबल टू व्हाट? 6400 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए, तो अगर मैं आपसे बच्चों बोलूं कि इस वाले केस में बॉल की कितनी, भाई बढ़ेगी तो दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं आपसे बोलूं ए वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी, तो क्या करोगे? लगाओगे फॉर्मूला, लगाओ भाई। ए वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी, तो वो क्या निकालोगे? बोलो, ए वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी, फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ बॉल, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, इनटू इसको एच ही लिखे रहने दो, अपॉन 1 प्लस, अभी इसको एच लिखे रहने दो, फिर इसको एच की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर। आप बोलो ऊपर क्यों नहीं रखी, तो ऊपर भी रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देखिए तो सही। अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी होती है? 6400 किलोमीटर, मतलब और 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो सही है क्या? ये समझ में आ रहा है? आप बोलो एच की वैल्यू सर ऊपर भी 10 मीटर रख दो, मैं रख दूंगा, चिंता मत करो, अभी तो मैंने ऐसे लिखा है, mgh अपॉन 1 प्लस एच बाय आर। अब मेरी इस बात का जवाब दीजिए बच्चों, अगर h की वैल्यू r की तुलना में बहुत छोटी है, सोच के देखिए, अगर h की वैल्यू बहुत छोटी है, जो आमतौर पे होती है, हम लोग बहुत ऊंचाई तक नहीं ले जा पाते, बट रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ी होती है, तो बच्चों अगर ये न्यूमरेटर की वैल्यू बहुत छोटी और डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत बड़ी, देख लो सामने, तो डिनोमिनेटर अगर बहुत बड़ा है तो क्या ये वाली पूरी टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? दिस Yes, sir. कंप्लीट टर्म कैन बी, हाँ सर। बहुत छोटा आएगा, करके देखो 0.00000 कितने जीरो के बाद बनाएगा। मतलब इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है वो कितना होगा? सिर्फ ये हट जाएगी तो यहाँ 1 बचेगा, तो कितना होगा? mgh बचेगा। क्या बोलते हैं, यही आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बचपन में। 9 10। मतलब वो जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला गलत नहीं था, गलत नहीं था, वो फॉर्मूला बस कहने के लिए एप्लीकेबल कब होगा, वो चीज 9th क्लास में नहीं बताते हैं,
क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि वो लोग भी गलत नहीं, वहां पर हाइट ज्यादा होती ही नहीं है। आप देखो कोई से भी क्वेश्चन देखो, तो ग्रेविटेशन के अलावा जितने भी चैप्टर है बच्चों, वहां पर सब जगह हाइट ज्यादा नहीं होगी भाई, 10 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, बस। तो ये सब हाइट है बहुत कंपेरेबल, बहुत नेग्लेक्टेड है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर बॉडी को बहुत कम हाइट तक ले जाया जाता है, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होता है वो वही होता है जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं, दैट इज इक्वल टू mg। बट यहाँ पे क्या बोलते हो, अगर 64 किलोमीटर इफ हाइट इज कंपेरेबल, तब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा? ये क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, ध्यान रखना बच्चों इस बात को। और अब से जो भी सामान उठाओ तो सामान उठाते समय भी रिवाइज कर लेना कि उठा के रख रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, उसकी कितनी बढ़ रही है, फॉर्मूला बोलो। तो 64 किलोमीटर अगर किसी चीज को ऊपर ले जाया जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में बढ़ोतरी कितनी होगी, उसको देखिए। तो पोटेंशियल एनर्जी में बढ़ोतरी होगी mgh। h कितना लिखोगे आप यहाँ पे? 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर। अपॉन 1 प्लस, अब देखो ये रेशियो है तो यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, नीचे भी कायम है ये, ठीक है। तो ये 1 और ये कितना हो जाएगा 100 सा, तो भी बढ़ेगी तो बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, बट आएगा तो सही। तो ये जो भी वैल्यू है इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, मैं वैल्यू रखना सोच रहा हूँ, आप लोग ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व कर लेना, इस टाइप का आपको मिलेगा, इस टाइप का। कभी कभी क्वेश्चन में रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में भी लिख देते हैं, तो वो भी ध्यान रख लो। बोलेंगे ये वाले इस टाइप के मिल जाएंगे, वो बोलेंगे अ बॉल इज रेज्ड टू अ हाइट, शब्दों में सुनना, अ बॉल इज, इसका मतलब क्या है देखो, रेज्ड टू अ हाइट इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। कितनी हाइट तक रेस कर दिया? इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। शब्दों में पढ़िए, बहुत से लोग वर्ड प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, बताओ सीधी सीधी। तो वर्ड प्रॉब्लम जानना सीख लो भाई सब लोग, जिसको नहीं आती है। इसका मतलब क्या, इट इज रेज्ड टू अ हाइट इक्वल टू 1/4 ऑफ रेडियस, मतलब क्या, रेज्ड मतलब उठाया, कितनी हाइट तक उठाया, कितनी हाइट तक उठाया? 1600। फोर्थ ऑफ वैल्यू भले ही मत लिखो, वैल्यू भले ही मत लिखो, उसको उसी के टर्म्स में लिख दो, कितनी हाइट तक। किलोमीटर। वैल्यू भले ही मत लिखो, क्या r/4 लिख दूं चलेगा? 1/4 ऑफ रेडियस मतलब r/4, है ना। अब यहाँ पे देखो दो सवाल है, यहाँ पे चलो दो सवाल पूछता हूँ। देखो एक ये भी गड़बड़ कर देते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? ये भी गड़बड़ कर देते हैं। अ बॉल इज रेज्ड अप टू हाइट इक्वल टू 1/4 ऑफ रेडियस, देन फाइंड। यहाँ पर देखो सवाल दो बनते हैं, ये एस्केप वेलोसिटी में ये पॉइंट काम आते हैं, ध्यान रखना बहुत। सवाल ये बनते हैं फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, बहुत बारीक क्वेश्चन है, देखना ना। एक मैंने ये बोल दिया फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, और मैंने एक बोल दिया फाइंड इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हो? दोनों सवाल में अंतर है? दोनों सवाल में अंतर है? क्या अंतर है भाई? तो किसी बॉल को उठा के अर्थ की रेडियस के 1/4 ऊपर ले गए, देन फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइंड द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला पढ़ते हैं ये किसका है, ये बड़ी कितनी, सरफेस से उठा के ले जाएंगे तो बड़ी कितनी पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर पोटेंशियल एनर्जी ही पूछ ली तो बताइए यहाँ पे इन दोनों में क्या फर्क है? तो पहले वाले में क्या निकालना है, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जब उसको r/4 ऊंचाई पर उठा के ले गए तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी लिखोगे बोलो? डिस्टेंस कहां से लेते हैं, दिस इज फ्रॉम द सेंटर। इसको जरूर पकड़ना क्योंकि एस्केप वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें ये काम आएगा। अपॉन r+h, r+h भी कितना है, I/4। ये कौन सी, ये कहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है, ये कहाँ की है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर इनिशियल पूछता है तो सरफेस की वो कितनी होती, जब कैपिटल G स्मॉल m अपॉन कितनी होती r।
तो ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल थी, ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल थी, तो उसने बोला कि कितनी हाइट पे लेगा, r/4 पे, तो r/4 पे जाके पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लो कि कितना आ जाएगा ये 5 तो कितना आ जाएगा -5g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन नहीं 4 अपॉन 5r, ये आ जाएगा 4 अपॉन Yes, sir. 5r. Yes, sir. So this is Yes, the, sir. कोई दिक्कत सभी को? So this is the potential energy at the final state and this is the potential energy at the initial state. क्या पूछा वो गौर करना, तो पहले इतनी थी बाद में इतनी हो जाएगी, और बढ़ोतरी पूछता है तो बढ़ोतरी के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लीजिए। क्या बच्चों, अगर बढ़ोतरी पूछता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, तो इसका आंसर कितना होगा -4g कैपिटल M स्क्वायर अपॉन 5r होगा, और इसका फॉर्मूला आंसर क्या होगा, इसका बोलिए, डेल्टा U कितना हो जाएगा, बोलिएगा। Final initial. नहीं क्यों करना, फॉर्मूला डायरेक्टली है ना अपने पास में, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो ना बेटा, बना तो लिया। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, h की जगह कितना है r/4 r/4 डायरेक्ट यूज करो, और 1 प्लस, अच्छा नेगलेक्ट करने की जरूरत है क्या, ये तो बताओ, h/r को नहीं, नेगलेक्ट sir. करने की जरूरत है क्या, No, sir. no sir no sir. वो भी ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे कि कब नेगलेक्ट करना है h/r को और कब नेगलेक्ट नहीं करना है। तो बहुत बड़ी हाइट है भाई, r/4 मतलब 1600 किलोमीटर, काय का नेगलेक्ट करना, तो कितना आ जाएगा, h की जगह कितना कर देंगे, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा r, क्या बोलते हो। तो इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा 1 + 1/4 कितना आएगा 1 + 1/4 दैट इज इक्वल टू 5/4, चलेगा, देख लो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, देख लो ये कब, दिस इज व्हेन अ बॉडी इज रेज्ड, कितना उठाया गया इसे, टू अ हाइट, For height. कितनी हाइट पे, इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल हाइट। देख लीजिए, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, तो बताइए क्यों बच्चों। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, विचार कर लीजिए, फॉर्मूला डायरेक्टली सबको याद हो जाना चाहिए, इसको कब नेगलेक्ट करना है ये भी याद हो जाना चाहिए, इसको कब यूज करना है ये भी याद हो जाए, दोनों क्वेश्चंस आपके सामने, वैल्यू वाले भी, चाहे अब न्यूमेरिकल में कोई भी क्वेश्चन हो, अगर इस पे, तो ये सिर्फ वैल्यू चेंज करते जाएंगे, r/2 r/3 2r, ये फालतू बातें, ठीक है। चलो इसको देख लीजिए, Sir, 1280 into mg तक रख सकते हैं ना। अब वो आगे आपकी देखो नॉर्मली किस फॉर्म में ऑप्शन में दिया है, वैसे तो mgr/5 इसी फॉर्म में ऑप्शन में दिया होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछते वैसे, कभी पूछेंगे तो फिर मास ऑफ बॉडी रख देना जो भी दिया हो, ग्रेविटी की वैल्यू रख देना, आर की वैल्यू, ऐसे नहीं रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है भाई। Yes, sir. चलिए चलिए आगे बढ़ो। हाँ, अब इसके बाद बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर बनती है, जिसे आपको गौर करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काफी सारी बातें हैं इसमें सीखने के लिए, ग्रेविटेशन को वैसे लोग, बहुत से लोग हल्के में ले लेते हैं, उनको लगता है छोटा सा टॉपिक है, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी, ये या तो यहाँ पढ़ लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ लो, यहाँ पढ़ लोगे तो आपको वहां ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, आसान है बहुत, बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं, सब लोग बचपन सुनते आए हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हालांकि वो जो डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं वो कभी काम नहीं आती,
और जो काम की वो हम पढ़ते नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आदमी क्या बोलता है? ऋषिकेश का होमवर्क भी नहीं आया था ना, क्यों बेटा सिमरन? सर मुझे सर, नहीं उसने पता, अभी मैंने भेजा देखा होगा। नहीं। सर उसने अभी सुबह अभी भेजा। अभी क्या, अभी भेजा उसने तो 8-16 पे, पर उसको कंसिडर नहीं कर सकते ना भाई यार, नियम तो नियम है। क्यों बेटा, उसको करेंगे तो भी तो गलत हो जाएगी कहानी वो। तो कुछ नहीं कर सकते भाई, वो तो अब रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगी ना, रिकॉर्डिंग देखना आराम से। देखो अच्छा है, बहुत सारे बच्चे तो बोल रहे होंगे टेंशन खत्म हुआ यार, रोज रोज कर दे तो हम आराम करने। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? जो डेफिनेशन आप पढ़ते हैं वो तो निश्चित तौर पे कोई काम की नहीं है, जो काम की है वो क्या है? व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? एम ई, एम ई मतलब क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? सुनना बच्चों, जानवी दुर्दे नंबर कितने आ रहे हैं कल के टेस्ट में? सर उसमें कुछ टारगेट आंसर गलत है। आंसर गलत है क्या? हाँ सर, है काफी। हाँ सर दो सर डिस्कशन कब लेंगे आप? क्वेश्चंस के आंसर गलत है। सर पेपर डिस्कशन कब होगा? यस सर। डिस्कशन, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए गुड क्वेश्चन, शाम को ले लेते हैं। सर 4 बजे। ओके सर। और क्या करें? सर पर रिपीटर तो की क्लासेस रहती है सर नियरली 7:30 तक। रिपीटर वाली शाम वाली क्लास में और डिस्कशन अभी ले लेना लो। पड़ेगा ना, डिस्कशन। अभी तो पढ़ाऊंगा मैं यार भाई, बच्चों को नुकसान तो होना चाहिए ना, मतलब क्या बाहर करने का उनको, नुकसान तो करने दो उनको कम से कम। देखो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? बाहर करने का मतलब ही नहीं निकलेगा, वो बोलेगा अच्छा बाहर कर दिया सर ने, थोड़ा आदमी को लगना तो चाहिए कि लॉस हो रहा है हमारा। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं किसी भी जगह बच्चों आपको कहूंगा, ये सुनो WP में भी काम आएगा, ध्यान रखना, वहां पढ़ाऊंगा नहीं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैकेनिकल एनर्जी लिखो तो वहां पे क्या लिखोगे? वहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम लिख दीजिए। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट, यही कहते हैं ना आप, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है? नॉर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, इसका मतलब क्या है? ना उसे मिटा सकते हैं ना बना सकते हैं, मतलब टोटल तो कांस्टेंट रहेगी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंजर्वेशन? वो तो डेफिनेशन हो गई क्या बच्चों? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, अगर कंजर्वेशन ऑफ फार्मूला जो भी लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ शॉर्ट में लिख रहा हूं, एनर्जी का फार्मूला जो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉइंट पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलते हो, दोनों का सम, ये क्या बन जाएगी? इन दोनों के सम को ही क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो जितनी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली होती है किसी भी पॉइंट पे, उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी फाइनल होती है। क्या बोलते हो बच्चों? बस ये फॉर्मूला छोटा सा, छोटा सा, क्या बोलते हो इसको, क्या बोलेंगे? दिस इज द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज इक्वल टू द फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप लोग सब लोग लिख लो, जब यूज कराऊंगा तब समझ में आ जाएगी मेरी बात, बट फिलहाल इतना याद रखना, मैकेनिकल मतलब दोनों का सम, और कंजर्वेशन मतलब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। दिस इज द फॉर्मूला। तो जानवी फिर 700 नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? सर सब में ही आंसर गलत दिया है, केमिस्ट्री में भी बायो में भी। आंसर तो सही हो जाएंगे ना, दिक्कत कहाँ आ रही है? आंसर तो सही करेंगे ना बेटा, आंसर तो है, टाइपिंग वाले भैया 1-2-4 मिस्टेक कर ही देते हैं यार, कितना ही क्यों ना कर लो। सर 1 2 4 नहीं। कितने हैं? बहुत सारे। इस बार बहुत गलत है। अरे वो एक नए भैया को रखा है पता है टाइपिंग पे, सीसी सर ने, वो बहुत मिस्टेक कर रहे हैं यार, उनको क्या करें यार, समझ में नहीं आता। कोई आदमी के लिए उसकी रोजी रोटी भी बहुत जरूरी है। मैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मेरी वजह से ऐसा नहीं हो किसी की नौकरी चले जाए।
पर सच तो ये हो भैया बहुत गलती करते हैं। अब उनको बता दिया यार, अब कर रहे हैं कोशिश वो भी। अब मिस्टेक नहीं आने का क्या तरीका है, क्यों आप लोगों को लगता है? देखो मिस्टेक रीड करने से नहीं पकड़ाई में आती, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तभी पकड़ाई में आती। तो इसका तो एक ही तरीका है, या तो मैं खुद पूरा पेपर सॉल्व करूं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों बेटा, जोर है जमीन, क्या मेरे को पूरा पेपर खुद को सॉल्व करना चाहिए पहले एक बार? नहीं सर, कितना ही टाइम चला जाएगा आपका। फिर तो पेपर लेने का मतलब सर नहीं है, फिर तो फिजिक्स क्या में मतलब? जो फर्स्ट सर क्वेश्चन फिर था तो आपको उसका, हर मतलब जो क्लास सर के ने क्वेश्चन पीडीएफ पेपर सॉल्व भेजे करने थे पड़ेंगे। उसमें आंसर सही था, पर ऐप में गलत दिए है। हाँ वो क्या रहता है, गलतियां सुधारने का कोई तरीका नहीं होता, वो पढ़ के पकड़ में थोड़ी ना आती है। एक बात में मेरे ऑप्शन गलत दिए तो मैं कैसे पढ़ के पकड़ लूंगा? वो तो जब भी पकड़ में आएंगे जब मैं सॉल्व करूंगा, है कि नहीं भाई? तो दिक्कत वो रहती है। तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते अपन। सर आप फिर जो जिस सर्विस बुक से देते हो उसमें एक बार आंसर करेक्ट देख बुक लेते में हैं। गलती, बुक में गलती नहीं, बुक में गलती नहीं भाई, बुक की गलतियां नहीं है ये, बुक में इतनी गलती नहीं होती कभी। वो जब टाइप करते हैं ना, तो वो कौन अच्छा सा तो क्वेश्चन उसी का टाइप एक करते बार हैं? से सर आप क्रॉस चेक कर लिया करो। यस बेटा सर, उन्हें क्रॉस चेक बोलते कर, हैं डबल चेक करो। मेरी बात सुनो, क्रॉस चेक करना भी उतना ही बड़ा काम है जितना सॉल्व करना है। मैं एक बुक से लाइन थोड़ी ना, तो कोई सी बुक, कभी इसके क्वेश्चन ले ली कभी उसके, मुझे थोड़ा पता कौन सी बुक के क्वेश्चन है वो उसी समय पता रहते हैं भाई, जब उनको देते हैं ना तब दे देते हैं कि सर ये बुक के ये क्वेश्चन ले लीजिए, इसका ये वाला क्वेश्चन उठा लीजिए। इसमें है ना, सही करने का वही तरीका है कि वो ध्यान से टाइप करे। बाद में तो बहुत मेहनत का काम है, बाद में करेक्शन करना तो बहुत, इससे अच्छा तो मैं खुद पेपर टाइप कर लूंगा, जितनी देर में बुक खोलूंगा आंसर मिलाऊंगा उतनी देर में मैं टाइप भी कर लूंगा, मेरी टाइमिंग स्पीड भी ठीक है। मतलब क्या फिर उनका, उनको ही ध्यान रखना पड़ेगा। सर ऑफलाइन में ऐसा नहीं होएगा ना? ऑफलाइन में थोड़ी कम रहती है, एप्लीकेशन पे भी दिक्कत हो जाती है, एप्लीकेशन पे भी थोड़ा सा अपलोडिंग मिस्टेक। ऑफलाइन में देखो टेस्ट की गलती तो दुनिया को ऐसा पेपर नहीं है। एलन, आकाश, ओरिजिनल नीट के पेपर में गलती रहती, तुम तो उसकी क्या बात कर रहे हो? जो ओरिजिनल नीट का पेपर आता है उसी में मिस्टेक्स रह जाती है, उसी में करेक्शन रहते हैं। तो वो गलतियां तो सभी में रहती, कम होना चाहिए, कम। जो नीट का पेपर पर उनके पास तो साल भर का समय रहता पेपर